जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आइज अकेडमी गाजियाबाद ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से उसी से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। 2016 का जीएस का थर्ड पेपर, एक्चुअली फोर्थ पेपर में बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको तो मैं नहीं करूंगा, पहले कर चुका हूं। टैब्स में देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, जीएस के फोर्थ पेपर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डिस्कशन। और वो कई कई बार डिस्कस, कई चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें, तो इसलिए उसको नहीं करूंगा। थर्ड पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। वही है, 20 क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आंसर देना है। आपके पास 6 मिनट का समय है एक क्वेश्चन के लिए। 20 क्वेश्चन है, तो नेचुरली 120 मिनट में आपको ये 3 घंटे में करना है। 3 घंटे में करना है, तो थोड़ा सा समय है, 7-8 मिनट का समय है उसमें करना है, क्योंकि सोचना भी है, लिखना भी है, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है 250 मार्क्स हैं, और 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 12.5। चारों पेपर इसी तरह के आए थे। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है क्या? अनौपचारिकता का मतलब यहाँ पर जो है इनफॉर्मेलिटी उस तरह की नहीं है, इकोनॉमिक्स की है। हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन, नॉट इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मलाइजेशन माने इनफॉर्मल सेक्टर। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। सेक्टर जो होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल सेक्टर जो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होता, तो ये क्या डिटरमाइन करता है डेवलपमेंट को? ऑफ कोर्स इनफॉर्मल सेक्टर से, औपचारिक क्षेत्र से रोजगार कम होते जा रहे हैं। देखिए, जीएसटी आने से जो उम्मीद की जा रही है, मैं इस डिपार्टमेंट का अधिकारी रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं व्यापारी की मेंटलिटी जानता हूँ, जनता की मेंटलिटी जानता हूँ, और अफसरों की तो जानता ही हूँ। तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि सारे व्यापारी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। प्रयास यही किया जा रहा है कि सारे व्यापारी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जीएसटीएन से कुछ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन स्टेट के कहो कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोई आशा की जाए बहुत ज़्यादा, भाई मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरा पर्सनल व्यू है, कोई एग्री करे ना करे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन फैक्ट ये हम लिख सकते हैं कि इसके लिए हमें 3 मानसिकताएं बदलनी पड़ेंगी। औपचारिक सेक्टर बढ़ाने के लिए, फॉर्मल सेक्टर, 3 मानसिकताएं: जनता की मानसिकता टैक्स देने की, व्यापारी की मानसिकता टैक्स कलेक्ट करके सरकार के पास जमा करने की, और सरकारी अधिकारियों की मानसिकता ये कि भ्रष्टाचार में न डूबे। 3 मानसिकताएं विकसित हों, जिसके लिए गुन्नार मेडल कहते हैं एशियन ड्रामा में कि 200 साल लगते हैं डेवलप होने में, कम से कम। मैं बहुत मानता हूँ उनकी बात, क्योंकि मेरे पीसीएस के साथ में वो पूछे गए थे एग्जाम में, उनके ऊपर डिटेल आया था। अगला क्वेश्चन अभी अभी मैंने कहा है आपसे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर मतलब पिछले वीडियो में, कि मैं एक एक दिन में कई कई वीडियो बना लेता हूं कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकता है? अभी मैंने बोला था सीएजी के बारे में बात करते समय कि ये देखा जाता है कि कोई भी अकाउंटिंग जो हुई है वो कहीं इकोलॉजी के खिलाफ तो नहीं है, या विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ तो नहीं है। एग्जैक्टली वही शब्द मैं दोहरा रहा हूँ कि जेंडर बजटिंग यही है कि बजटिंग ऐसी की जाए कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो अब ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में लिखना है। भारत में महिलाओं के लिए नीति क्या है? इंडिया ईयरबुक से अगर आपने देख रखा है, बहुत ज़रूरी है देखना, इंडिया ईयरबुक को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं कर दूंगा कभी, अभी 2017 वाली एनालाइज कर दूंगा। कभी की थी मैंने पहले, 2016 की वीडियो डिलीट कर दिया, पुरानी हो गई। तो अगर आपने ये देखा है कि विमेन का गवर्नमेंट सेक्टर में योगदान कितना बढ़ा है, और गवर्नमेंट सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना बढ़ा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि महिलाओं का जीडीपी में योगदान कितना बढ़ा है गवर्नमेंट सेक्टर में। ये डिराइव्ड डेटा इंटरप्रिटेशन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो कुछ लगता है यहाँ। अगर ये है तो ही सेलेक्ट होते हैं। किताब पढ़ के दुनिया पढ़ लेती, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, आईएएस भया न कोय, पीसीएस भया न कोय, और 2.5 अक्षर डेटा इंटरप्रिटेशन के पढ़े सो आईएएस पीसीएस होए। तो डेटा नहीं पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस में भी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, वाह वाह, ये ना पढ़ी तो क्या पढ़ा, कितना बवाल हुआ। बैंक हितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड. Do you agree with the financial inclusion of the poorer section in Indian society? Of course, give arguments to justify your option.
क्या इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेशन होगा? इंक्लूसिव प्लानिंग पे तो पूरी 11वीं पंचवर्षीय योजना रही है। इससे वित्तीय समावेशन होगा। भाई कोई भी अगर किसी को वित्तीय उत्पादों की जानकारी देना है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जानकारी देना है गरीबों को, तो फाइनेंशियल सर्विसेज देना है, तो पहले बैंक खाता तो होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य किया है और इसमें कि ये जनधन योजना लागू हुई और इसके कारण बहुत सारे लोग खातों से जुड़े। ये बात अलग है, हम लोग चूंकि बेईमान हैं, भारत के नागरिक बहुत बेईमान हैं, तो इसलिए जनधन खातों का कितना मिसयूज किया लोगों ने, 2.5 लाख रुपए जमा करा करा के। ये बेईमान नहीं है तो क्या, यही हुआ। तो एनीवे वो चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं कि इससे वित्तीय समावेशन साथ साथ कुछ इसके हजार्ड भी हैं। एक्चुअली हमेशा याद रखिए, SWOT एनालिसिस कर लिया करिए किसी भी चीज़ की। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। SWOT एनालिसिस करके लिखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि मैं SWOT एनालिसिस कर रहा हूँ, एग्जामिनर जानता है कि आपने SWOT किया हुआ है, तो SWOT करना जरूरी है। मैंने बताई हुई है एक वीडियो में, पूरा इसी हेडिंग से वीडियो है, SWOT एनालिसिस के नाम से। स्मार्ट सिटी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे स्मार्ट गांव के लिए क्या तर्क है, ये सब बताना है। तो ये पूरा और RURBAN, अर्बन मिशन, ये सब के बारे में बताना है। ये गवर्नमेंट प्लान्स हैं। गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स पे कई चीज़ें आती हैं। राज्यसभा टीवी वगैरह पे अच्छे खासे प्रोग्राम आते हैं। FDI की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक FDI के बीच में अंतर क्यों है? Justify the need of FDI for the development of Indian economy. Why there is a gap between MOU signed and actual FDI? देखो, एक्चुअल FDI तो डिपेंड करती है कि क्रेडिट रेटिंग घटती बढ़ती रहती है, तो क्रेडिट रेटिंग घटेगी बढ़ेगी तो एक्चुअल FDI फर्क पड़ेगा। FDI तो ये तत्कालिक है, समझौता हो गया, लेकिन अब कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी तो SWOT एनालिसिस करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के। अगर उनकी एनालिसिस पर खरे उतर रहे हैं हम, तो वो ज़्यादा ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा सरकारी तंत्र भी बाधक होता है, बहुत बार, कई बार होता है कि प्रॉब्लम होती है। ये जो हाइंस इंडिया लिमिटेड है, ग्लैक्सो बदल के हाइंस हुई थी मेरे टाइम में, मैं ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी था वहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर था अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में ये ग्लैक्सो थी पहले, ग्लैक्सो बंद हो गई, हाइंस आ गई। जब हाइंस आई है तो वहाँ तमाम अड़चने लोग डाल रहे थे, तो ऐसे में हाइंस अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाती? मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा मैं देता हूँ रजिस्ट्रेशन, तुम फैक्स से फोटो मंगाओ, ये करो वो करो, सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी फैक्स से पूरी करो। उस जमाने में फैक्स होता था, फैक्स से पूरी करो। फैक्स से पूरी करा के फॉर्मेलिटीज़ मैंने फटाफट रजिस्ट्रेशन दे दिया, अच्छा खासा रेवेन्यू मिला। उस साल हमारा रेवेन्यू बहुत शूट अप कर गया, बहुत तेज हो गया। एक्चुअली क्या है ना, अधिकारियों का इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर अधिकारी इनोवेट नहीं करेंगे तो हम फॉरेन कंपनीज को, यमाहा है, इनके साथ भी कुछ ऐसे इशू हुआ था। मैंने जांच में काफ़ी जल्दी की और उनको जल्दी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका दिया। इसी तरह होंडा के साथ में कोई कंपनी थी, ओनिडा के साथ में सवाक थी, इसके ऊपर भी इसी तरह का था। मैंने अपने टेन्योर में, टाइम पीरियड में नोएडा में ये किया, उनको सुविधाएं दी जिससे वो जल्दी FDI कर सके, पार्टनरशिप कर सके, FPI कर सके, FII कर सके, जो भी उन्हें करना था। तो वो सारी सुविधाओं के लिए पहले मैं उन्हें सुविधा तो दूं, उन्हें आने तो दूं, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस तो दूं पहले, और उसके बाद उनके लिए ओपन डोर तो करूं पहले, वो भी नहीं कर रहा हूं। तो ये हमें बताना है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का रवैया थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए इसके लिए। इसलिए वास्तविक में अंतर है। और बाकी तो MOU चूंकि पूछा है तो, और बाकी चीज़ें तो मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, और MOU के साथ की बातें बता रहा हूँ। अभी कुछ लोगों की ये बात पल्ले नहीं पड़ी होगी बिल्कुल, तो अभी पढ़ना है काफ़ी उन लोगों को। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की निहित चुनौतियों जिनमें लापरवाह बेकार जनशक्ति शामिल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सही बात। निठल्ले हमारे यहाँ जितने इतने तो दुनिया भर में कहीं नहीं होंगे। कमेंट ऑन द चैलेंजेस ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ इन विच इंक्लूड केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर। इसको कहते हैं वेबलेन का अवकाश वर्ग। समाजशास्त्र जोड़िए थोड़ा इससे, सोशलॉजी जोड़िए। ये वेबलेन का लेजर क्लास है। मुझे यूट्यूब पे ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये चिंता नहीं है कि अरे बहुत से लोग तो नहीं जानते होंगे, जान जाएंगे। जान तो जाएंगे जब, लेकिन अगर किसी को पढ़ाएंगे तो वो जान खाएगा तो उसे बताएंगे क्या? मैंने तो एक बात बता दी कि इसमें वेबलेन का अवकाश वर्ग जोड़िए। अब अवकाश वर्ग अगर नहीं जानते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो जोड़ क्या पाएंगे? कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताने में कोई समस्या नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो मेरी है, ये एसोसिएट करना तो मेरा काम है। मैं जानता हूँ कहाँ एसोसिएट किया जाता है, नंबर कहाँ से टपकते हैं, कैसे खींचे जाते हैं। लेकिन खाली वेबलेन लिखने से थोड़ी होगा, जब तक पता ही नहीं वेबलेन ने क्या कहा है और अवकाश वर्ग होता क्या है। सोशलॉजी की चीज़ है, और सोशलॉजी की चाहे आप विद्याभूषण किताब देख लीजिए और चाहे आप SS पांडे की देख लीजिए, दुनिया भर की, मैं JP सिंह किसी का नाम ले दूं, किसी में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये क्यों बताऊं?
इंटरनेट पर ढूंढ ही लोगे, वेबलैन का लेजर क्लास ढूंढ लो, पढ़ लो, मिल जाएगा आराम से। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो सोचे कि जो ताक झांक करने वाला होता है ना, किनारे पर खड़ा खंबे की आड़ में सुन रहा है वीडियो, सोचता है अपने स्टूडेंट को बताऊंगा जाके। पहली बात तो उनके यहाँ मेंस की तैयारी करने वाला होता ही नहीं कोई। सब फ्री में पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं को उल्लू बना रहे होते हैं, तो वैसे भी नहीं पल्ले पढ़ने वाले। लेकिन जो लोग सीरियस हैं समझ लें कि वेबलिन का अवकाश वर्ग है, ये वही है जो एम्प्लॉयमेंट इन डिस्गाइज है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इन सबको जोड़िए, समावेशी विकास के ऊपर पहले अपना क्लियर कर लीजिए। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी पढ़ लीजिए, तब काम चलेगा। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन। इरिगेशन के ऊपर है, वाटर यूज एफिशिएंसी बताना है। जितना पानी हम इरिगेट करते हैं कितना हमारे काम में आता है, वो उस एफिशिएंसी के ऊपर बताना है। एलिलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों में प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। एलिलोपैथी जो है एक, इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। डिस्कस इट्स रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम। देखो, क्रॉपिंग प्रणाली आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्रॉपिंग सिस्टम। और क्रॉपिंग सिस्टम के साथ में 3-4 चीजें और पढ़ लो, जो बीमारियां हिट कर रहा हूं मैं, कि जो बीमारियां हैं कृषि की, उनको दूर करने के लिए कैसे करते हैं। फसलें जानबूझ के ऐसी बोई जाती हैं कि एक फसल दूसरी फसल की बीमारियों को खत्म करती है, ऐसी चीजें अगर होती हैं, या कभी कभी एक क्रॉप दूसरे जो जमीन को नुकसान पहुंचा देती है, वो दूसरी क्रॉप उसको पुष्ट कर देती है, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। क्रॉप ऑर्डर पढ़ना चाहिए, और ये सब क्रॉपिंग सिस्टम में। कृषि, अगला क्वेश्चन, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका का विवेचना कीजिए। ये जो भूमि सुधार है एक्चुअली लैंड रिफॉर्म, ये पीसीएस पोस्ट भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लैंड रिफॉर्म ऑफिसर। और लैंड रिफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है, सोशलॉजी का पूरा यूनिट है आराम से। भूमि सुधारों में हम अगर अगर तुम 3 चीजें शामिल कर लो शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर, जो तुम्हारे माइंड में जनरली शुरू में नहीं आती। लैंड रिफॉर्म के नाम पर तुम सोचते हो कि ऊसर भूमि, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वगैरह, इतने से नहीं। जरा थोड़े और बैकग्राउंड में जाओ। अंग्रेजों के जमाने में जो मालवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम था, जमींदारी वगैरह, इसके ऊपर और जाओ, ये भी लैंड रिफॉर्म में आता है। सोशलॉजी में लैंड रिफॉर्म के ऊपर जितना मैटर है वो यहाँ काम आएगा, तो यहाँ भी सोशलॉजी दिखाई दे रही है। भारत में कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता पर विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषता, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट नंबर मिलने। नवीनीकरण ऊर्जा संबंध में वर्तमान स्थिति और एलईडी के राष्ट्रीय कार्यक्रम की महत्व। तो इसमें एलईडी की डिटेल मत उतर जाना, इंजीनियरिंग वालों से मुझे यही खतरा लगता है। एलईडी पूछा नहीं, खुश होकर एलईडी बताने लगे, पूरा फार्मूला हार्मूला ग्राफ सब खींच देंगे, मत करना कभी भूल के भी। ये आईएएस है, इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं देनी है ज़्यादा। केवल ये बताना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की क्या स्थिति है, क्या क्या चल रहा है, और इसके अलावा एलईडी का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो क्या है। इतने में ही 200 शब्द पूरे हो जाएंगे। एलईडी चूंकि बस ये बताना कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितनी कीमत पर कितनी बिजली मिलती है, कितना प्रकाश मिलता है, कितने ल्यूमेन मिलता है, और कितने कितने वोल्ट पे मिलता है। ये कम वोल्ट पे भी जलता है, इसलिए जो इसके लिए हम घरों में बहुत आराम से बिना गर्मी के ठंडा प्रकाश भी पा सकते हैं। और इससे जो है हम सोलर पैनल के साथ में इसको जोड़ सकते हैं। सोलर पैनल के साथ अगर हम बल्ब जोड़ेंगे, वो जो है फिलामेंट वाले, तो वो नहीं चल पाएंगे। तो ये एलईडी को इस सेंस में हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है 12वां, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है, ये बताना है। ठीक है, दैट्स गुड। अगला क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है अति सूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नैनो टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये बताना है नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, इसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है, सरकारी कार्यक्रम जरूर बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी पर सरकारी कार्यक्रम क्या है। मानव बस्तियों का पुनर्वास, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के नियोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास क्या है। अभी अभी हमने कहा था पिछले वीडियो में कि रिहेबिलिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये पेपर में पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैं पहले नहीं पढ़ता, जब किए होंगे डिस्कस तब कर दिए होंगे जब आए होंगे, लेकिन क्योंकि आपको ध्यान है मैं डिस्कस आपके सामने जरूर करता हूँ, तो इसलिए ये जो है, अभी मैं क्या कह रहा था, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहेबिलिटेशन पर हमेशा पढ़ना चाहिए। असली प्रॉब्लम रिहेबिलिटेशन की, एरेडिकेशन की नहीं है, रिहेबिलिटेशन की। कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा कीजिए। अर्बन फ्लड्स क्यों आते हैं?
नालियां रुकी होती हैं। नालियां क्यों रुकती हैं? पॉलीथीन का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। नालियां क्यों रुकती हैं? इसके अंदर तमाम तरह का कचरा होता है, मेटेलिक वेस्ट होता है, नॉन मेटेलिक वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ साथ में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में लिखना है और उत्तराखंड में बादल फटने की बात बताना है। तो बादल फटने को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को, मिटिगेशन बताना है। मिटिगेट कैसे करेंगे जब बादल फटता है? तो क्या है, जनरली मिटिगेशन की सारी थ्योरीज एक ही जैसी होती हैं। इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट की किसी भी बुकलेट में पढ़ लेंगे, छोटी मोटी किताबें आती हैं कि डिजास्टर आता है तो एक तो प्रिपेयर्डनेस होती है उसकी, उसके लिए तैयारी होती है, उससे निपटना होता है, पुनर्वास होता है, लोगों को हटाना होता है, सायरन सिस्टम होता है, चेतावनी सिस्टम होता है, लोगों को शिफ्ट करना होता है, लोगों को बचाना होता है, इसके बाद पुनर्वास है, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे। उग्र अनुसरण और शल्यक प्रहार पदों का प्रयोग आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता है। हॉट परस्यूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स आर ऑफन यूज्ड इन द कनेक्शन विद द आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं? डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑफ सच एक्शन। अभी तुम लोग देख चुके हो कि हॉट परस्यूट और जो है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की एक लहर दौड़ी, राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी। इन्हीं बातों पर लिखना है। ये समाजशास्त्रीय चीज़ है, क्योंकि इनके बारे में डिटेल कुछ नहीं ज्ञात होता है, सेना के गोपनीय चीज़ें होती हैं, तो वो बताना है। पिछले दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है। टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेकेड्स। इंडस्ट्री तो हो ही रहा है। बात ये ना, टेररिज्म को हथियार सप्लाई करना वगैरह वगैरह सारा, और कई देश इन्हें प्रायोजित करने में लगे हुए हैं, कई इन्हें आश्रय देने में लगे हैं, कई स्थान दे रहे हैं, कई इनसे निपटना को दिखाने के लिए अपनी वो दिखाते हैं, नेतागिरी दिखाते हैं, कई देश नेता बने हुए हैं इससे कि निपटने के लिए वगैरह। यही सब करना है। दुर्गम क्षेत्र कुछ, अगला क्वेश्चन है, शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। बॉर्डर मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट terrain and hostile relations with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management. बॉर्डर मैनेजमेंट आखिर क्या क्या है? एक्चुअली बॉर्डर मैनेजमेंट में बीआरओ के बारे में जरूर लिखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बॉर्डर संस्थाएं हमारी जो सीमा क्षेत्र हैं उनको प्रबंधन करने के लिए, यानी वहाँ पर सारी चीज़ें जो जीवन की आवश्यकता है उनकी आपूर्ति के लिए, और सड़क परिवहन के लिए, संचार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। और उस वो देशों के शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण दिक्कत होती है, क्योंकि आतंकवादी हमले भी होते हैं। जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पंजाब वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बॉम्बे अटैक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए प्रयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वृहद चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग कैसे हुआ? इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है? इनको कहते हैं दबाव समूह। पॉलिटिकल साइंस में इनको बोलते हैं दबाव समूह। ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, और ये सबवर्सिव एक्टिविटीज इन मेजर सिक्योरिटीज कंसर्न। बहुत समस्या है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बाग अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए, वायरल करने के लिए। तमाम झूठे वीडियोस वायरल होते हैं, कहीं का कहीं चिपका देते हैं, ये सब होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जो आपको पता हो, लेकिन बड़े सिस्टमैटिक लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना है। तो मैंने यही एनालाइज किया। शिखर IAS अकेडमी गाजियाबाद, E171 शास्त्री नगर गाजियाबाद के अतिरिक्त शिखर IAS अकेडमी कहीं नहीं है, और ये इलीगल है अगर कोई करता है इस तरह से, क्योंकि ये हमारा कॉपीराइट और प्रोडक्शन राइट और सारी चीज़ें, ट्रेडमार्क है रजिस्टर्ड हमारा। इसके अतिरिक्त इस चैनल पर ही वीडियो अपलोड किया गया है। हम कोई भी मटेरियल, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज नहीं बेचते। टेस्ट सीरीज उत्कर्ष अकेडमी में होती है, फीस पे करके होती है, जिनकी मर्जी है, हमसे न मांगे। ये अलग वो है, उनका अपना अलग सिस्टम है कि किस किन, हमसे फीस भी मत पूछें, मैं नहीं बता पाऊंगा। डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए मुझ पर ना दबाव डालें, ना मेरे ऊपर पैथेटिक अपील करें, और ना मुझे भला बुरा कहें। मैं टेस्ट सीरीज आपको नहीं दे सकता किसी कीमत पर। मैं केवल अपने स्टूडेंट को देता हूँ, वो भी उत्कर्ष की ही देता हूँ, और बिल्कुल फ्री देता हूँ। टोटली जो यहाँ पढ़ते हैं उनको बिल्कुल फ्री देता हूँ, यही उत्कर्ष में पेड है। तो जो हमारे अपनी पॉलिसीज़ हैं, इनके लिए आप थोड़ी प्रभावित करेंगे हमें। हमारी पॉलिसीज़ के लिए, हमारी पॉलिसी हम बनाएंगे, तो यही पॉलिसीज़ हैं। यहाँ मैं फ्री पढ़ाने के लिए हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कोई किसी प्रकार का, और मुझसे आप किसी प्रकार की फीस यहाँ मत पूछा करिए। शिखर IAS अकेडमी का ही नंबर है वो, उस नंबर पे यहाँ वाली बातें मत पूछा करिए। दूसरे चैनल पे यहाँ की बातें मत पूछिए। व्हाट्सएप पर भी आप ये सब बातें मत पूछिए जो आप इन वीडियो से रिलेटेड कमेंट करते हैं। वीडियो के कमेंट वीडियो में शोभा देते हैं, है ना। हर चीज़ अपने अपनी जगह पे अच्छी लगती है, इतना तो सीख लो कम से कम, IAS एस्पिरेंट हो। तो यूट्यूब के कमेंट यूट्यूब पर पूछिए, तो मुझे याद रहेंगे। व्हाट्सएप तो डिलीट हो जाते हैं सारे, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि वो मैं ही देखूंगा।
हो सकता है वो सारे डिलीट कर दूं, मैं देखूं 300 400 आ रहे हैं तो उठा के सबको डिलीट कर दूं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ठगों से बचाए और आपके पैसे फालतू खर्च होने से बचाए। रिमेंबर, यू कैन डू विदाउट कोचिंग। एक सिद्धांत याद रखिए, सफल केवल बिना कोचिंग के ही होते हैं। हाँ, अगर शिखरा ईस अकेडमी जो लोग पढ़ते हैं तो उनको मैं सिखाता हूं कि बिना कोचिंग के कैसे सफल हुआ जाता है। यहां भी मैं यही बताता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो गाइड कर रहा हूं, हाँ ठीक है, उनकी फीस को मैं जस्टिफाई कर देता हूं कि उनको बेस्ट नोट्स बनवा देता हूं, सारे काम करवा देता हूं, सब समझा देता हूं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये बुद्धि, ये विचार जो है मैं आपको दे रहा हूं, नया डेवलप करिए। जब तक आप नया डेवलप नहीं करेंगे, विदाउट कोचिंग वाला विचार नहीं डेवलप कर, तब तक सिलेक्शन नहीं होता। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं कि मैं आपका सिलेक्शन कराऊं। सेलेक्ट हो गए अपनी मेहनत से, हो गए, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहां पढ़ो। बाद में मेरा नाम लो ना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग पूछते हैं उनको मैं मुंह तोड़ जवाब दे देता हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप सेलेक्ट हो, बस इतनी मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।